है स्टूडेंट्स, आपका सी एग्ज़ाम की अब 50 डेज बाकी हैं और अब आप लोगों ने जो तैयारी कर रखी है उसको कंसोलिडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसका बेसिक पर्पज़ है एग्ज़ाम क्लियर करना, अच्छे मार्क्स से क्लियर करना, और जो बच्चे रैंक के लिए वर्क कर रहे हैं वो उनको रैंक रिसीव होना। तो आप लोगों को अब लास्ट 50 डेज में क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है जिससे कि हमने जो स्टडी करी है उसका बेस्ट आउटपुट आ सके। उसमें देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब आज के बाद में कोई नया मैटर नहीं पढ़ना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें जो अभी तक पढ़ रखा है उसको कंसोलिडेट करना इम्पोर्टेंट है। न्यू मैटर अगर हम पढ़ते हैं तो जो मैटर अपने पढ़ रखा है वो कंसोलिडेट नहीं हो पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपने पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आपको रिट्रीव होना ज़रूरी है। अगर वो एग्ज़ाम में रिट्रीव नहीं हो रहा तो वो यूजलेस है, और वो जब ही होगा जब आप ये बाकी बचा हुआ जो टाइम है 50 डेज का ये कंप्लीट एंड कंप्लीट रिवीजन में दोगे। रिवीजन के अलावा आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। तो एक चीज़ तो ध्यान रखें कि आप केवल और केवल अब जो सेल्फ रिवीजन करें, नया मैटर नहीं पढ़ना, कोई नई कोचिंग अपने को ज्वाइन नहीं करनी, या कोई लेक्चर्स देखने हैं तो वो देखने की जरूरत नहीं है। बेटर है कि आप अभी जो पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कि केवल और केवल आईसीआई स्टडी मटेरियल काम में लेना है। आईसीआई मटेरियल के अलावा दूसरा कुछ भी काम में नहीं लेना, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो प्रैक्टिस मैनुअल हो, चाहे आरटीपी हो, चाहे एमटीपी हो, चाहे पास्ट एग्जाम के सजेस्टेड आंसर्स हो। इसके अलावा बाहर का मैटर देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आईसीआई की कंसेप्ट और बाहर की बुक्स की कंसेप्ट में कई जगह डिफरेंसेज है। हालांकि ऐसा नहीं कि कंप्लीट डिफरेंस है, कंप्लीट डिफरेंस नहीं है, लेकिन कई जगह डिफरेंसेज है। लेकिन क्या मालूम कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आए, इसलिए उसका रिस्क लेना कोई बेनिफिशियल नहीं है। इसलिए केवल और केवल आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल ध्यान में रखना है, उसके अलावा कोई सा भी मटेरियल ध्यान में नहीं रखना। और आईसीआई का मटेरियल पढ़ते समय भी आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है, ये नहीं कि आप 100% कोर्स पढ़ने लग गए। तो सेलेक्टिव स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। सेलेक्टिव स्टडी में बेसिकली हमें ये देखते हैं कि 100% कोर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे 120 मार्क्स का पेपर आता है, 120 मार्क्स का क्योंकि एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है, तो 120 मार्क्स के पेपर में अगर हमने 80% सिलेबस भी कंप्लीट कर दिया तो 80% सिलेबस में 96 मार्क्स का वेटेज आ जाता है। तो 96 मार्क्स का पेपर आप सोल्व कर सकते हो। अब ये 20% जो सिलेबस बच गया, इसको अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ने में लगाओगे तो उसमें जितना बेनिफिट नहीं होगा उससे ज़्यादा नुकसान होगा। तो बेटर है कि सेलेक्टिव स्टडी करो, लेकिन स्टडी में आपको बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है। इसलिए अगर जिसने 100% स्टडी कर ली है, 100% कोर्स पूरा कर लिया, वो बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहता है कि आप चालाकी कम करो। अगर किसी बच्चे की कैपेसिटी 100% कोर्स पढ़ने की है, पढ़ लिया उसने, तो बेटर है कि 100% को रिवाइज करें। लेकिन किसी बच्चे की अगर मान लीजिए कम स्टडी हुई है तो वो कम को रिवाइज करें, लेकिन कम से कम 60% तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि आपका अगर 120 मार्क्स का पेपर आता है, 60% सिलेबस कंप्लीशन का मतलब होता है कि उसमें 72 मार्क्स का पेपर आएगा। लेकिन अगर 72 मार्क्स अगर आपने अच्छे कर लिए तो वो आपके 72 मार्क्स ला सकते हो उसके अंदर। यानी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन अगर ये मान लीजिए किसी बच्चे ने भी 60% पोर्शन किया है और वो 100% के लिए करता है तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए उसको बाकी मैटर को छोड़ के और अब जो बचा हुआ टाइम है उसको 100% रिवीजन में लगाना है। यानी उसको ये काम करना है कि आज के बाद में वो सेट कर ले कि मेरे को सब्जेक्ट को 2 टाइम्स रिवाइज करना है, 2 बार रिवाइज करना है। यानी 2 टाइम्स रिवीजन का टाइम उसको निकाल के चलना है। ये नहीं कि वो कोर्स पूरा करने में टाइम लगा दे और रिवीजन का टाइम नहीं मिले। तो आज के बाद का जो टाइम है उसको आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। ये टाइम टेबल बेसिकली ऐसा नहीं होता है कि हर बच्चे का एक कॉमन, सब बच्चों का एक कॉमन टाइम टेबल नहीं बन सकता। हर स्टूडेंट अपना अपना टाइम टेबल बनाए, क्योंकि कोई रेडीमेड टाइम टेबल आपके काम नहीं आ सकता। क्योंकि कौन सा सब्जेक्ट किस बच्चे का स्ट्रॉन्ग है, कौन सा किस बच्चे का वीक है, ये सब बच्चों के लिए अलग अलग है। इसलिए स्टूडेंट खुद अपना टाइम टेबल सेट करेंगे। जैसे फर्स्ट टाइम रिवीजन करें उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा रखो, और ये देख लो कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने टाइम में रिवाइज कर सकता है। वो अपने जो उसके अभी तक की प्रिपरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल बनाए। हो सकता है कि सब्जेक्ट 2 दिन में हो जाए, कि सब्जेक्ट के लिए 5 डेज चाहिए। तो ये जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, उसके बेसिस पे आप एक टाइम टेबल सेट करो।
तो एक बार टाइम टेबल सेट कर लिया आपने, उसके बाद में आपको सेकंड टाइम टेबल सेट करना है कि रिमेनिंग टाइम में अब दूसरा अपने को टाइम टेबल सेट करना है। तो ये टाइम टेबल भी आप सेट करो, तो ये खुद आपको अपने मन से टाइम टेबल सेट करना है। तो अपना टाइम टेबल सेट करके कम से कम 2 टाइम्स रिविज़न ज़रूरी है, क्योंकि रिविज़न नहीं हुआ तो आपको एग्ज़ाम में कुछ भी याद नहीं आएगा, इसलिए रिविज़न आपको करना ज़रूरी है 2 टाइम। अब रिवीजन करते समय भी स्टूडेंट्स का ही रहता है कि साहब रिवाइज कैसे करें, हम एक एक सब्जेक्ट लें या दो दो सब्जेक्ट लें या तीन तीन सब्जेक्ट लें। तो देखो जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है कि एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज करो। जैसे आपने अकाउंट्स का 2 दिन का टाइम सेट किया, 2 दिन में अकाउंट्स रिवाइज कर दिया पूरा, उसको छोड़ दो। उसके बाद मान लो आपने जो है कोस्टिंग का टाइम सेट कर रखा है, तो जितना टाइम कोस्टिंग का लगा रखा है उसको कोस्टिंग कंप्लीट करके आप छोड़ो। यानी हर सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करके छोड़ना है। यानी आपको ये नहीं करना कि एक टाइम में 3 सब्जेक्ट उठा लिए, 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट नहीं लेना, बेटर है कि एक एक सब्जेक्ट को ही कंप्लीट करते जाओ, जिससे कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि मेरा इतना पोर्शन हो गया है। अब एक कई बार बच्चों का ये आता है क्वेरी कि हम किस समय पढ़ें, हम मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ें या रात को हम लेट पढ़ें या कब पढ़ें। तो देखो ऐसा है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हालांकि जैसे अपने जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, 4 बजे पढ़ना चाहिए, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप लोगों की जब भी पढ़ने की इच्छा हो, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की है कि साहब मैं सुबह रात को 2 बजे तक पढ़ सकता हूँ, लेकिन सुबह 2 से लेकर 10 तक मेरे को सोना है, तो वो 2 से 10 तक सोए, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बाद में पढ़ ले। यानी जो जिस समय उसका पढ़ने में मन अच्छा लगता है वो टाइम उसको पढ़ने में लगाना है। ऐसा नहीं है कि जिस समय उसको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है उस समय तो पढ़े, और जिस समय सोने की इच्छा नहीं हो रही है उस समय पढ़े, और जिस समय सोने की इच्छा हो रही है उस समय उसको पढ़ना पड़े। कुल मिला के आप लोगों को ये रखना है, जिस समय आपको रेस्ट करने की इच्छा हो उस समय रेस्ट करो, जिस समय पढ़ने की इच्छा हो रही है उस समय पढ़ाई करो। तो टाइम ऐसा सेट कर लो कि अपना बैलेंसिंग पढ़ने के लिए सफिशिएंट टाइम जो है अराउंड 15-16 आवर्स का टाइम निकल जाए, जिस समय गहरी नींद आती है उस समय सो जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग से अभी तक जो पढ़ रखा है उसको कंसोलिडेट नहीं किया तो फिर एग्जाम में रिजल्ट लाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे तो जो क्या है कि हर बच्चे के लिए प्लानिंग अलग अलग होती है, हम हर बच्चे की अलग अलग प्लानिंग करते हैं कि इस बच्चे की स्पेशलिटी होती है हर बच्चे की, लेकिन ये जो कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो सभी बच्चों को फॉलो करना होता है वो मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये कॉमन फैक्टर फॉलो करोगे तो इसमें आप लोगों को अच्छा बेनिफिट मिलेगा और अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंट रहो। और एक जो दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इस प्रोसेस में आपके काम आएगा वो है बी पॉजिटिव। यानी आप हमेशा पॉजिटिव रहो। आप ये मत सोचो कि मतलब ये मेरा सब्जेक्ट वीक है और मैं तो इसमें फेल होऊंगा। तो अगर मान लीजिए आपने मान लिया कि मैं फेल होऊंगा तो कुल मिला के फिर पास होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो कि मैं एग्जाम में मेरे को पास करना है। तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप एक्स्ट्रा स्टडी कर लोगे, कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, जो नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं उनसे हमेशा दूर रहो। तो पॉजिटिव रहोगे तो आप अपना टारगेट अचीव कर लोगे। तो इस तरीके से जो मैंने कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हम बच्चों को फॉलो करवाते हैं वो चीज़ें आप लोगों को बताइए, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू।